बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आजाद कश्मीर के इलेक्शन हो गए, लेकिन इसके आफ्टर शॉक्स अभी तक जारी हैं। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तकरीबन ऐलान बगावत कर दिया। इस इलेक्शन के अंदर इमरान खान ने जिस तरह आजाद कश्मीर का मैंडेट जुड़ाया है, ये उस आलमी साजिश का हिस्सा है जिसका मकसद कश्मीर की धरती पे पाकिस्तान से दूरी के बीज बोना है, ताकि इस खित्ते में एक इंडिपेंडेंट कश्मीर की रियासत जो आलमी साम्राज्य के एजेंडे का हिस्सा है, उसके क़याम के अमल में लाने में मदद मिल सके। ये वो हुकूमत है कि जिसके दौर में मोदी ने मकबूजा कश्मीर को एनेक्स कर लिया, जो 72 सालों में जुर्रत नहीं हुई थी भारत को करने की। और फिर ये किस तरह दावा कर सकते हैं कि कश्मीर के लोग उन्हें वोट दे सकते हैं? ये क्या आपने रिवायत डाला है आजाद कश्मीर के अंदर हमारी सियासत के अंदर कि पैसे की बुनियाद पर आप लोगों के ईमान खरीद सके? आपके पास लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग जो है वो उनके खिलाफ शिकायत है। अब मुझे कहा जाता है मैं बात न करूँ, मैं क्या करूँ? मैं किस क्या करना रोना हूँ? इस बदकिस्मती है इस मुल्क की, इस मुल्क का वज़ीर इमरान खान, इस मुल्क का वज़ीर दाखिला शेख रशीद और इस मुल्क का जो है वज़ीर मुल्क कश्मीर अली गड़ा हो गई। ये कहते हैं कि ये इमरान खान का वोट है, ये ख्वाहिश का वोट है, ये पैसे का वोट है, ये फ्रॉड का वोट है आजाद कश्मीर के अंदर। और हम इस इलेक्शन के नतीजे को कुल्लियतन मुस्तरद करते हैं। ये बाहर से निकले हैं, ये शहर के इंतखाबी निशान पर बाग में वोट रखी है। ये कहता है फेयर फ्री इलेक्शन, ये इमरान खान की आवाज़ है, ये जंगल फेंक रहे हैं। इसके खिलाफ पूरे राष्ट्र में मूवमेंट चलाएंगे, मैं बैरून मुल्क मूवमेंट चलाऊंगा। मैं इमरान हुकूमत का असल चेहरा उस कश्मीर के सामने, इस कश्मीर के सामने, पाकिस्तानी कौम के सामने, कश्मीर डायस्पोरा को दिखाऊंगा कि ये जो अपने आप को कहते ऐसे किया कि हमारे साथ। वफाकी काबीना ये समझती है कि जो कामयाबी है तहरीक इंसाफ की कश्मीर में, वो वज़ीर आज़म साहब की जो पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर अवाम के एतमाद का मज़हर है। कश्मीर का जो वज़ीर आज़म हाउस है वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और कश्मीर के जो वज़ीर आज़म हैं वो रो रो के बता रहे हैं कि जी मैं जो इलेक्शन हार गया हूँ तो धांधली हुई है। आपकी अपनी हुकूमत, आपका अपना लगाया हुआ इलेक्शन कमीशन, और उसके बाद आप इलेक्शन हार जाएं तो फिर आप कहें कि धांधली हुई है, तो अब इसका क्या हल है? तो इसीलिए फिर जो वज़ीर आज़म बात करते हैं कि फिर टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। कश्मीर एक हसास इशू है और इस इशू पर मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात के इस स्टांस के क्या नतीजे निकल सकते हैं, हम आज के प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे। और कराची में कोरोना होलनाक सूरत हाल अख्तियार कर गया, मरीजों की तादाद 26.3% हो गई और यह एक इंतहाई खतरनाक ट्रेंड है। लिहाजा सिंध हुकूमत ने आज इमरजेंसी का सायरन बजा दिया। पिछले 24 घंटे में कराची शहर के अंदर 6,623 टेस्ट हुए और उनमें 1,743 लोग पॉजिटिव आए। मुस्बत केसेस की शरह 26.3% है हमारे कराची शहर में। 26 जून को सुबह सिंध के अंदर 511 पेशेंट्स थे, वो बढ़ के 26 जुलाई 2021 को 2,153 पर पहुंच गया, यानी कि 30 रोज में 4 गुना पेशेंट्स में इजाफा हुआ है। प्राइवेट अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो, सिचुएशन खतरनाक है। इस इमरजेंसी में भी सियासत हो रही है। अगर कोरोना पूरे मुल्क में फैल गया तो कौन जिम्मेदार होगा, और इस वक्त रियासत, हुकूमत और माशरे तीनों को क्या करना चाहिए, हम आज के शो में यह भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जमशेद इकबाल चीमा साहब, वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। डॉक्टर नफीसा शाह साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। और राजा फारूक हैदर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। राजा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा सर, ये जो आज आपने जो कुछ फरमाया, ऐसे महसूस होता है जैसे आप बगावत की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे इल्ज़ाम लगाना पाकिस्तान के अंदर बैठ के, फिर आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स के बारे में, फिर ये कहना कि मैं पूरे दुनिया में बताऊंगा कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया है, इंडिया के जो कश्मीरी है उनको भी बताऊंगा, तो आप करना क्या चाहते हैं? इंडिया के कौन सा कश्मीरी है, वो हिंदुस्तान के शहरी नहीं है जी, वो आजाद लोग हैं। अच्छा बात यह है कि मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, मेरा बाप दौरान तालिब इल्म डोगरे जिजात में श्रीनगर, इधर भी 3 दफा जेल में रहा वो। इसलिए मुझे ये और मैं आजाद में शादी करता हूँ, मेरे दिल में जो आएगा वो मैं बात करूंगा। अलबत्ता मेरे लिए यह है कि मैं पाकिस्तान के मफादात को उसको मुकद्दम रखता हूँ। लेकिन ये है कि जब पाकिस्तान का वज़ीर आज़म आजाद शेर आए
वो मेरा भी वज़ीर आज़म है इमरान खान, वो पीटीआई का तो नहीं है, वो मेरा भी वज़ीर आज़म, मेरे लिए भी काबिल एहतराम है। लेकिन जब वो आज़ाद कश्मीर के कानून को वायलेट करे, जब वो रूल्स को अपने पाँव के नीचे रोंदे, इलेक्शन कमीशन की बेइज्जती करे, एक मिनिस्टर जिसको मेरे पास कागज पड़े हुए अभी भी सामने मेरे पड़े हुए कि वो अपना उनको कहे कि जी इसको ना आने दो, वो उसको साथ लेकर आए, फिर मैं क्या बोलूँ? मतलब है, देखिए बात यह है कि जब आप वायलेट करें, सारा कुछ करें, तो फिर मैं क्या बोलूँ? मैं कोई ईसाई तो नहीं हूँ कि मेरे ऊपर एक थप्पड़ मारे मैं दूसरा गाल आगे कर दूंगा। तो बात यह, मुझे दुख जो सबसे ज्यादा वही है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के रवैये का, वो मेरे भी वज़ीर आज़म जो भी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मेरे भी। एक बार यह हुआ कि जरदारी साहब ने, मैं उनसे मिलने गया चौधरी मजीद साहब के साथ, उन्होंने कहा मैं तब आऊंगा जब राजा फारूक अगर मुझे दावत देगा। मैंने कहा जनाब आप मेरे भी सदर है, इसमें कौन बात है? कल तशरीफ में हुआ है, कोई उससे कोई झगड़े की बात तो नहीं है। जो भी हो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म तो यह सदर हमारे भी काबिल एहतराम है। तो बात यह है कि लेकिन जब वो वायलेट करे और वो मजाक उड़ाए हमारे कानून का, तो मैं क्या बोलूंगा फिर? तो ये बात मैं कह सकता हूँ। लेकिन ऐसा मसला ये है कि आज भी आप, मैंने सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी सुनी, एहसन इकबाल साहब की सुनी, उसमें आप एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में लगते हैं कि आपको ये पता नहीं है कि अगला लाहे अमल क्या होगा। कभी आप इमरान खान साहब को मुर्दे इल्जाम ठहरा देते हैं, कभी आप स्टैब्लिशमेंट को कह देते हैं, कभी आप आजाद कश्मीर के वोटर्स के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं, कभी आप ये कह देते हैं कि पैसे की सियासत हुई है, कभी ये कहते हैं खरीदो फरोख्त हुआ है। आप मसला इशू क्या है आपका? इशू मेरा ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन, आजाद कश्मीर के अंदर कोऑर्शन के बगैर, ये मेरा इशू। जो रूल्स बने, जो लॉ बना, आपका ख्याल ये है कि ये फ्री एंड फेयर नहीं हुए? नहीं, देखे ना, ये लिखा हुआ, अब वो लिखता है रिटर्निंग अफसर के इन 4 आदमी को नायल करार दिया जाए, इन्होंने खिलाफवर्जी की, रूल इसके जो इलेक्शन कमीशन पाबंदी लगाई थी, इनको वो लिखता है इनको नायल करें। अब आगे से जो है वो अब उससे हो नहीं पा रहा। बात यह है कि ऊपर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म फेडरल मिनिस्टर को क्या करे, सर खाएगा अपना वो। तो बात यह है जो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि मैंने नहीं कहा, ये मैं ये जरूर कहता हूँ कि देखिए पाकिस्तान की हुकूमत का असर जरूर होता है, अमेरिका का असर नहीं होता पाकिस्तान में। तो करे ना डिफाई, जिसे एक ने डिफाई किया तो फांसी लग गया था, एक जुलाई बतरी की जिंदगी गुजार रहा लंदन। आपको नहीं पता कि अमेरिका? ठीक है राय साहब, ये एक बड़ी तवील बहस है जिसमें आप चले गए हैं। हर इलेक्शन के अंदर कुछ ना कुछ सवालिया निशान होते हैं। अमेरिका के अंदर इलेक्शन जो होते हैं वहां पे भी सवालिया निशान उठाए जाते हैं, यूरोप के अंदर, चाइना के अंदर, हर जगह पे, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की हिस्ट्री बड़ी पड़ी है। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप ये कहें कि प्राइम मिनिस्टर का जो कच्चा छठा है वो मैं जाके बाहर भी सुनाऊंगा और वहां पे भी सुनाऊंगा और यहाँ पे भी आएंगे और कश्मीरियों को लेकर इशारा दस्तूर पे आऊंगा। ये सीधी सीधी बगावत है। नहीं, कोई बुरावत नहीं है। वो सवाल है मेरा, मैं उसका नहीं, मैं सर एक सवाल है मेरा, वो सुने मेरी बात। और जावेद साहब, मेरा अभी फैसला होना बाकी है। मैं अपनी मर्जी से पाकिस्तानी हूँ, मैं किसी के कहने पर नहीं हूँ। हमने कायदे के साथ इत्तेफाक करा कि 44 में मेरी पिछली नस्ल में मेरे घर पर इंडियन एयरफोर्स में 2 बम फेंके, इसके घर पर फेंके। वो ठीक है, लेकिन ऐसा ये देखिए ना, आप इलेक्शन हार गए हैं। अगर आप इलेक्शन जीत जाते तो फिर क्या होता सर? फिर ठीक था, ये प्राइम मिनिस्टर ठीक था, ये प्रेसिडेंट ठीक था, यही इलेक्शन कमीशन ठीक था, फिर कोई खरीदो फरोख्त ना होती वोटों की। जावेद साहब, बात यह है कि आपको नहीं पता है दिल खराश दास्तान का। मतलब ये मैं आऊंगा कि इस्लामाबाद में आपको बताऊंगा। बात ये आपने कहा कंफ्यूज है। बात यह है कि हमने रखी है परसों अपने जो टिकट होल्डर्स हैं उनकी मीटिंग रखी है। हम क्वाइस इकट्ठे करेंगे, सारी बात करेंगे। पीटीआई को भी हक है हमें वो हमारी बात को निगेट करे, वो जरूरी उनका हक है। पीटीआई के लोग इसी मुल्क के शहरी को हिंदुस्तान से नहीं आए हुए। आजाद शरीफ पीटीआई की मैं बात करता हूँ। बात यह, लेकिन जब वो इसको रूल्स वो इसको पामाल करेंगे तो मेरे आज एक ने कहा जी आप वज़ीर आज़म में वो इलेक्शन मैंने कराने थे या इलेक्शन कमीशन ने कराने? अगर मैंने कराने फिर इलेक्शन कमीशन की क्या जरूरत है? मैं आप जाकर पता करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर से या उससे मेरे चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से किसी से कि कोई ऐसी जो सजेशन या जो उनकी तरफ से आया, कोई अपनी तरफ से कोई आया कि जी ये इसको करें, मैंने ना की उसमें। मैंने मतलब क्यों इलेक्शन कमीशन ने कहा मुझे, मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, ये भी दें, ये भी दें, ये भी करें, ये भी करें। बात में बता दो कि मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं मानता हूँ ये बात। तो बात ये हमने तो फेयर एंड बात ये है कि दुकान सजी हुई थी, उसको अगर कोई आकर लूट कर ले गया तो मैं क्या करूँ? मैं वो बात ये है ना, वो आपने बात करें वो
नहीं, अब देखिए राय साहब, मैं आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। मैं नफीसा शाह साहबा की तरफ जाना है, लेकिन सवाल आपके पास बड़ा सीरियस है कि आपने एक सीरियस एलिगेशन लगाया है कि यहाँ पे वोट खरीदे गए हैं, बल्कि आपका यह भी कहना था कि 5-5 हजार रुपया दिया गया पर वोटर। और अब इतना बड़ा इल्जाम लगा देना आजाद कश्मीर के अंदर, एक हसास इलाका है, उसके प्राइम मिनिस्टर है आप, तो आपके पास सबूत तो कोई ना कोई होगा। मैं उस तरफ आऊंगा कि सबूत आपके पास क्या है। मुझे नफीसा शाह साहबा की तरफ जाना दे। जी 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 राय साहब, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा सबूत भी दूंगा। आप रुकिएगा, मैं आता हूं आपकी तरफ। डॉक्टर साहब ये फरमाइए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे खामोश है। ऐसा लगता है कि नून लीग और पीटीआई दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं इस इशू पे। तो आपको महसूस होता है कि इलेक्शन जो आजाद कश्मीर के अंदर वो फेयर एंड फ्री हुए हैं और आपके लिए एक्सेप्टेबल है ये? हरगिज नहीं, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अगर आप हमारी शिकायत की पूरी फहरिस्त देखें तो वो बिल्कुल नून से मिलती जुलती है। जो बेकायदगियाँ वहाँ हुई हैं, जो अख्तियारात का गलत इस्तेमाल हुआ है, जो वफाकी हुकूमत के वुज़रा ने आलूदगी फैलाई है, जो इलेक्शन कमीशन के अहकामात को उन्होंने उनकी धज्जियाँ बिखेरी हैं। और आखिर में मैं मजम्मत करूँगी, आज मैंने सुना है, आप उसको कंफर्म करें कि कैबिनेट में उन्होंने तालियां बजा बजा कर वावा की है, जो क्रिमिनल मैं समझती हूँ, मुबारकबाद दी, क्रिमिनल इंटरफेरेंस इलेक्शन नहीं, वुज़रा को मुबारकबाद दी जिन्होंने कैंपेन की, तो वो ज़ाहिर सारी पार्टीज ही करती हैं। डॉक्टर साहब देखें, गंडापुर साहब को उन्होंने सराहा है, साहब कहने के तो वो लायक नहीं है। और मैं ये कहती हूँ कि उनकी मुजरमाना हरकतें थी वहां पर, न सिर्फ गालम गलोच उनकी मुजरमाना थी, हमने वो नोट देखे हैं जो वीडियोस पर चले हैं, और इलेक्शन कमीशन में उनको बेदखल किया। उसके बावजूद वजीर आजम उनको साथ ले लेकर फिरे। और उन्होंने जो वायलेशंस की हैं, मुझे बताएं ये कौन सा रूल ऑफ लॉ है कि जिसके तहत इलेक्शन कमीशन के अहकामात की आप धज्जियां बिखेरें, उसको चैलेंज करें, उसको आगे उसको आप रिडिक्यूल करें, और फिर जब वो रिडिक्यूल करके फिर आप उनके लिए तालियां बजाएं। और फिर आपने ये भी वीडियो मेरे साथ वैसे ही चीमा साहब क्योंकि कैबिनेट के इजलास में थे, मैं सिर्फ इनसे एक सवाल करके दोबारा आपकी तरफ आता हूं। चीमा साहब वैसे वाकई मुबारकबाद देगी आज वैसे वुज़रा को, आप रुकिए, वुज़रा को वैसे मुबारकबाद देगी। मुबारकबाद जीतने की है ना, मुबारकबाद तो बाकी तो कोई नहीं है ना इसमें। अपना नफीसा शाह साहब देखें, इसमें जो बात दो बंदों ने पैसों की बात की है, मैं दोनों से पूछता हूं कि ये जो रिसेंट इलेक्शन हुआ है सेनेट का, उसमें जो यूसुफ गिलानी साहब का बेटा आप कह रहे जो नोट दे रहा था, फिर उसकी वीडियो बन गई, उसकी ऑडियो आ गई, और उसके बाद हम जब इलेक्शन कमीशन में गए और उन्होंने सुबह इलेक्शन लड़ने की, वहां आपने कोई ना राजा साहब बोले ना नवाज शरीफ साहब बोले। और फिर मैं समझना कि नवाज शरीफ साहब पे तो शुरू से इल्जाम ही ये है कि पैसे की सियासत करते हैं, छांगा मांगा की करते हैं। आज मेरा सवाल राजा साहब से ये है कि राजा साहब आप ही वजीर आजम थे, आपकी कैबिनेट थी, आपकी इंतजामिया थी, आपका लगाया हुआ इलेक्शन कमीशन था, आपकी लगाई हुई पुलिस थी, आप इतनी बुरी तरह नाकाम हुए, जितनी रिगिंग आप बता रहे हैं, इतनी अगर रिगिंग हुई है तो आप तो इतने नाअहल आदमी है कि आपको वज़ीर आज़म वाकई नहीं होना चाहिए था। फिर अगर आपके दोनों हलकों के लोग आपको बचा नहीं सके, आपके साथ आपके अपने हलकों में रिगिंग हो गई, आपसे पीपल्स पार्टी जीत गई, आपसे पीटीआई जीत गई, किसी से आपको आपके वोटर नहीं बचा सके, तो मैं समझता हूं कि आपको तो बड़ा गलत वज़ीर आज़म बनाया गया था। राय साहब से पूछे थे। हाँ, राय साहब वैसे इल्जाम ठीक है कि सब कुछ आपके पास है, आज भी आप प्राइम मिनिस्टर हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्शन के अंदर गड़बड़ हुई तो जिम्मेदार तो फिर आप हो। आप ही हैं जावेद साहब, ये कौन साहब, इनके क्रेडेंशियल्स क्या है कि मैं दोनों हल्कों से आगे, कौन आदमी है ये, मैं कौन साहब है, इनको पता ही कुछ नहीं है। मतलब ये कह रहा है ये प्राइम मिनिस्टर मैं बीबी मरियम के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, मैं प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर हूं, और मेरे आपसे 4, 5, 6 गुना वोट हैं मैंने लिए हुए हैं लाहौर से, 127 से, नवाज शरीफ के हल्के से। राय साहब, हाँ, ये मेरे क्रेडेंशियल है, मेरे आपसे 6 गुना वोट ज्यादा है। राय साहब को बोला हिंदुस्तान के लोकसभा के जितने वोट है, नेशनल असेंबली के वोट होते हैं, क्या सुनी बात करते हैं आप? मतलब ये कौन सी बात हुई? मेरी गुजारिश है जावेद साहब, यार आप इतने नालायक आदमी है कि आप देखें ये क्या बात। सवाल का एक मिनट सवाल करें ना आप ऐसे इस तरह क्या बात। सर यहाँ मैं और वो बराबर हैं, यहाँ बात राय साहब पूछना है। राय साहब बात ये है कि सब कुछ आपके पास था, तो फिर ये धांधली कैसे होगी? सुन ले मेरी बात, मेरी जवाब भी तो सुन ले। इलेक्शन मेरे कराना है, इलेक्शन कमीशन ने कराना है, किससे कराना है ये इलेक्शन? ये कहता है आपकी पुलिस में जाकर उनके साथ लड़ाई करवाता है, अपने फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के साथ, उनको कहता मारो इनको, फौज के साथ लड़ाई करो। क्या सुनी बात करते हैं ये? इंतजामिया आपके पास ही,
और बाबा इंतजामिया प्राइम मिनिस्टर के पास होती है सर। और खुदा के बंदा, पता नहीं आप किस दुनिया में रहते हैं। इंतजामिया बताते चीफ इलेक्शन कमीशन के जब से शेड्यूल हो जाता है, इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो जाता है, वो उसके बतायत होती है, लिखा होता है ना, आपको पता है कि वैसे इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स का तयन किसने किया था सर? सुन लेना, मेरी बात सुन लेना। चीफ इलेक्शन कमीशन की तैयारी की चेयरमैन कश्मीर काउंसिल इमरान खान साहब ने, 2 मेंबरान को हमने किया। उन्होंने ऑर्डर किया कि इस शख्स को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। जो वजीर पैसे देते रंगू हाथों पकड़ा गया, पैसे भी बरामद हो गए, और जो उसने जुबान इस्तेमाल की, मेरे आगे कागज पड़े हुए, मैं आऊंगा इस्लामाबाद, आपको दिखाऊंगा कि जी इसको इसको किया जाता है। सर इसका मतलब ये हुआ कि अली अमीन गंडापुर साहब इतने ताकतवर हैं कि उन्होंने पूरा इलेक्शन आपका पकड़ लिया, उठा लिया उन्होंने, यानी आप इतना समझते, उनको इतना मजबूत समझते हैं? मेरी बात जी, आप अली अमीन इतना पॉपुलर है तो जाए ना पंजाब में, सिंध में इलेक्शन करवाए, जाए ना, इसलिए कि जीबी कमजोर है, कश्मीर कमजोर है, हमलावर होते हैं ऊपर। क्या बातें करते हैं आप? क्यों मेरे मुंह से वो बातें निकलाने लगे जो मुल्क के मफाद के खिलाफ हो? मतलब है ये, मतलब है, देखिए ना, जाए ना उसको पंजाब में भेजे, अभी सियालकोट में इलेक्शन हुआ, जाओ उधर तकरीर करो। अभी सिंध में जो इलेक्शन हुए उधर जाकर कराए। आपको सिर्फ जीबी रजाक शरीफ मिला हुआ है, मतलब है गंडापुर साहब को। बाकी मैं गंडापुर की बात ही नहीं करता, मेरे लिए गंडापुर साहब की कोई अहमियत नहीं है। असल मसला है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, जो गंडापुर को साथ लाए। उन्हें फिर एक वक्त ये हुआ कि चीफ सेक्रेटरी और आईजीपी को नहीं जाना पड़ा उसका रिसीव करने के लिए कि जी इसको जो है वो पाबंदी लगाई, हम कैसे रिसीव करें, प्राइम मिनिस्टर के साथ होगा। यानी इतनी मतलब है वायलेशन की गई आजाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन की, और जिसका पैसा इस्तेमाल किया गया। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं आऊंगा ना, मैं सारे रिकॉर्ड, ये मनी लॉन्ड्रिंग किधर से हुई, ये पैसा आया किधर से है, ये कौन लाया है पैसा, बैरून मुल्क से कौन लाया पैसा? मैं अच्छा, वैसे आपके पास रिकॉर्ड है कि वाकई खरीदो फरोख्त हुई है वोटों की, और आप वो सब कुछ रखेंगे कौम के सामने? जावेद साहब, आप एक दिन में कहते हैं कि ये निकल आई सारी बातें, ये हम सारा, मैंने कहा, मैंने अर्ज किया आपसे कि हम परसों हमारा इजलास है, मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, हम व्हाइट पेपर भी शाया करेंगे। इल्जाम आपने आज लगाया है। मेरा सवाल, हाँ, मेरा सवाल यह है, देखिए राय साहब, आपने इल्जाम आज लगाया है और आज आपने कोई सबूत नहीं दिया। दूसरी बात यह है कि आप तकरीबन आप काफी हजारी हदें क्रॉस कर गए और अभी तक आपके पास सबूत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि शायद ज्यादा बेहतर था कि आप 2 दिन लेट का प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूत ले आते, ज्यादा बेहतर था। और अभी भी टीवी पे आपको चांस मिल रहा है, आप कह रहे हैं मैं आपके पास आऊंगा, अकेले दिखाऊंगा। मैं समझता सारी कौम करते हैं, प्राइस करते हैं, बेहतर होगा। मैंने आपको पहले कहा था, मेरा बाप डोंगरे की जेल में भी रहा है, इधर भी रहा है। मैं आजाद मैंने शादी के घर पैदा हूँ, मैं भाई मैं कन्विक्शन पाकिस्तानी, मैं बाई डिफॉल्ट पाकिस्तानी नहीं हूँ। मेरा कोई नहीं ले सकता सर्टिफिकेट, कोई माई का लाल, कोई नहीं मुझसे पूछ सकता। तुम, ये अजीब बात है, उधर हिंदुस्तान वाले कश्मीरी को कहते हैं कि जी तुम हिंदुस्तानी बोले, अब आप हमसे सर्टिफिकेट मांग रहे पाकिस्तानी, तो क्या मजाक बनाया वो कश्मीरी के साथ हो गए 2 तरफा? ये क्या मजाक हुआ कि वो उनको कहते नहीं तुम साबित करो। देखिए वैसे राय साहब, अगर आप जीत जाते तो कश्मीर की पॉलिसी भी ठीक थी, ये प्राइम मिनिस्टर भी ठीक था, इलेक्शन कमिश्नर भी ठीक था, हर चीज ठीक हो जाती। सिर्फ क्योंकि आप हार गए हैं तो अब आपको महसूस होता है कि हर चीज ही खराब है। वो हजरत, मैंने कब कहा इलेक्शन कमीशन खराब है? मैंने कहा उसके फैसलों को इम्प्लीमेंट, उसने जो फैसले किए उसको किसी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। मैंने कब कहा इलेक्शन कमीशन गलत है, इलेक्शन कमीशन चीफ? तो सर आप अपनी इंतजामिया से पूछते रहे क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रही वहां पे? किसे कमेटी बनाई है? आपका वोटर, आपके पुलिस आपकी। और दूसरी बात यह कि गंडापुर तो एक है ना जी, वहां 32 लाख वोटर हैं, 32 लाख वोटर, और आप वहां के वजीर आज़म तो सारे मिलकर रोक नहीं सके उस एक बंदे को, वोटर से नहीं डाले ना। बात तो जो भी हुआ है कश्मीरियों ने किया। की पुलिस आपकी है, मैं वहां लड़ाई करवा देता पुलिस की और अपनी फोर्सेज के दरमियान। ये कैसे बेवकूफ आदमी है भाई? क्या बातें करते हैं आप? वो काम तो आज भी कर रहे हैं, आज भी आप यही कर रहे हैं काम, इलेक्शन के इशू पर आपको पता है, आज भी आप यही काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं बाहर बॉर्डर के पार भी जाके बताऊंगा, इससे बेहतर था आप पुलिस की लड़ाई करा लेते। नहीं जाऊंगा, मैं बताऊंगा, मैं तुम्हारा पोल खोलूंगा, सबका पोल खोलूंगा मैं कि तुम कश्मीरियों के साथ क्या किया तुमने। मैं जाऊंगा, मेरा हक बनता है, मेरा भी फैसला होना बाकी है। मैंने अल्लाह के फजल करम से जाना, मैं फिर वो बात कर रहा हूँ, मैं बाय कन्विक्शन पाकिस्तान। 5 साल ये काम करते रहे, बुरी तरह हार गए हैं। आप 5 साल यही काम करते रहे, आपने अवाम का काम ही कोई नहीं किया। आप 2 हल्कों से आपके घर वालों ने आपको रिजेक्ट कर दिया, आप बाहर कहाँ जाएंगे? आप पहले घर वालों से पूछें कि 2 हल्कों से आपको हरा क्यों दिया उन्होंने? यार क्या आपको 2 हल्कों से उन्होंने हरा दिया, आप पूरी दुनिया फिरेंगे। आप पहले छोटे से 2 हल्के फिर लें, पूछें कि मुझे हराया क्यों है आपने, मुझे वोट क्यों नहीं दिए। रात भी आप टीवी में गालियां दे रहे थे। ये जो आप उधर पाकिस्तान में करते हैं ना, अब आपने सेनेट की बात की, मेरा क्या तरीका पाकिस्तान के सेनेट के इलेक्शन के साथ? अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2021 के इलेक्शन, क्या आप मुझे सेनेट की सीट पर लेंगे? मुझे क्या पूछते हो सेनेट के इलेक्शन में? वैसे राय साहब, आपसे आखिरी सवाल, आपसे आखिरी सवाल बड़ा सादा है कि अब आपका लाहे अमल क्या, आप करना क्या चाहते हैं?
मैंने हजरत मैंने आपसे अर्ज किया ना, एक तो उनको आदत से दूसरों को मतलब बात नहीं करने देते। बात यह है कि मैंने कहा कि हम परसों इकट्ठे होंगे, हम अपने क्लास इकट्ठे करेंगे, उसके बाद जो हमने इस इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं कुलियतन, सारे आजाद कश्मीर के इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं, और हम जो है ना अपनी यहाँ पर राइट ऑफ वोट की रजिस्ट्रेशन की हम मूवमेंट चलाएंगे आजाद कश्मीर के अंदर, इधर भी चलाएंगे। और 12 जो हमारे आप आजाद कश्मीर के अंदर मूवमेंट चलाएंगे या पाकिस्तान के अंदर चलाएंगे? पाकिस्तान के अंदर 12 वो हमारी सीटें 15 लाख से लेकर 16 लाख कश्मीरी वहाँ पर जो है वो रिफ्यूजी सेटल है पाकिस्तान में, क्यों नहीं वो। और फिर यह है कि मैं अपने पाकिस्तान और आपके जो 6 MLA हैं, क्या वो हल्फ उठाएंगे इस असेंबली का या नहीं, वो बाइकआउट करेंगे? ये हम फैसला करेंगे ना अभी, मतलब बाइक फैसला करेंगे हम अपना। हम किसी को खुला तो नहीं छोड़ेंगे ना उधर जाकर। वो जी वो बात यह है ना, वो कुत्ती मरे करार दी जड़ी नित चू चू करे हटी सड़े मतलब किसकी वो नीवा जित वाले 5-7 मरण गोल्ड। सर आप ओथ लेंगे, आपके 6 अरकान या ओथ नहीं लेंगे सर? और जी आप मुझसे अभी आप ऐसा कराने लगे जैसे मेरे नकार में आप पूछने के तो मंजूर नहीं है, वो मैं हम फैसला करेंगे ना। बाप से नहीं जवाब देना, हम आपस पार्टी में फैसला करेंगे क्या करना है, वो आपको परसों पता चलेगा जब ऐसा मेरी इस्लामाबाद होगा, आप मुझसे पूछ लेना इस्लामाबाद में कि आपने क्या फैसला किया। ये इनको ये नहीं करने देंगे। ठीक है राय साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो इस वक्त सड़कों पर निकलने का प्लान कर रही है और उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो एक प्रोटेस्ट भी करेंगे। क्या इस इशू पे, कश्मीर के इशू पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों मिलकर इकट्ठे चल सकते हैं या फिर दोनों अलग अलग प्रोटेस्ट करेंगे? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऐसे लगता है कि जैसे प्रॉपर इस इलेक्शन को बगावत की फॉर्म में लेके जा रही, जिस तरह राजा फारूक हैदर साहब की गुफ्तगू आपने यहाँ शो में भी सुनी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुनी, तो वो ऐसा लगता है जैसे एक प्रोटेस्ट लॉन्च कर रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या इस इशू पे उनके साथ मिल सकती है या फिर आप अलग करेंगे या आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे या एक्सेप्ट कर लेंगे इसको? देखिए ये उनकी अपनी जमात का अपना रद्द-ए-अमल है। जहाँ तक हमारा रद्द-ए-अमल है, हमने बार बार इलेक्शन कमीशन को बावर कराया जो भी बेकायदगियाँ थीं और वो करते रहेंगे। और ये हमने ये भी कहा, और ये इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेस करना, कि कश्मीर इस वक्त स्पेशली आज़ाद कश्मीर दुनिया भर उसको देख रहा है और इंडिया ताड़ के देख रहा है। और इस माहौल में हम क्या कश्मीर कॉज को डैमेज नहीं कर रहे अगर हम आज़ादाना मुनसिफाना इलेक्शंस नहीं कर रहे। और आज़ादाना मुनसिफाना इलेक्शंस नहीं हुए हैं, इलेक्शंस में वायलेंस हुआ है और इलेक्शंस में वफाकी हुकूमत की जो प्रेजेंस है जिस तरीके से हुई है वो सबने देखी है। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, बार बार यही उनसे इसको कर रहे हैं कि एक बहुत ही सिंपल सवाल है कि इलेक्शन हमें इदारे मुकद्दस हैं और इलेक्शन के टाइम पर इलेक्शन कमीशन एक मुकद्दस इदारा है। जब वो अहकामात जारी करती है और ये लोग उनको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे उनके अहकामात को आप रद्दी की टोकरी में डालें, उसका आप मजाक उड़ाएं, और नो लेस देन द प्राइम मिनिस्टर। मुझे बताएं, हमारे ऊपर तो कंटेम्प्ट के चार्जेस पर जजेस जो हैं एक हुक्म से एक वजीर आजम को डिस्क्वालीफाई करते हैं। एक पूरे इदारे के अहकामात को वजीरों ने डिसोबे किया, वायलेट किया, रिजेक्ट किया, उसका मजाक उड़ाया, बिल्कुल ठीक, और उसको कोई नोटिस ही नहीं कर रहा। ऊपर आपकी सबकी नजरें मुस्लिम लीग नून पर की बगावत पर है। ये क्या बगावत से कम नहीं है? ये बगावत से कम नहीं है कि आप मुकद्दस इदारों को जो इलेक्शन के फ्री एंड, और आप उस वक्त एट द सेम टाइम आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं। हद होती है। आप कहते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और जो एग्जिस्टिंग चीमा साहब पूछे, चीमा साहब बात यह है कि डॉक्टर साहब की बात गलत नहीं है। जब इलेक्शन कमीशन एक इदारा है, ओसवानी बीन गंडापुर साहब के ऊपर पाबंदी लगाई और उनको कश्मीर से बाहर निकलने का हुक्म दिया, इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर साहब उनको साथ ले गए और आज आप लोगों ने अप्रिशिएट भी किया उनको। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने फिर जो आपके मुखालिफिन है आपके कार्ड उनके हाथ में दे दिए, वो फिर एतराज करते रहेंगे आप पे। नहीं, बेसिकली मैं समझता हूँ कि आप ओवरस्टेप किया है इलेक्शन कमीशन ने, उसे नहीं करना चाहिए था। अदारे को मानते नहीं अब आपका ख्याल ये है कि अदारे को ये नहीं करना चाहिए था, उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था कि वजीर कुछ भी कह जाए। नहीं, वजीर ने कहा ही कुछ नहीं,
अगर कुछ कहा हो तो फिर बात करें ना। अगर आप कह लें कि आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, दूसरा बंदा बोल रहा है तो आप कह रहे हैं बाहर निकल जाओ। सर उन्होंने गद्दार कहा भुट्टो साहब को, उनको भुट्टो साहब को मरे हो 50 तो साल। यार नवाज शरीफ कितनी बार कहा है, मरियम ने कितनी बार कहा है, शहबाज शरीफ ने कितनी बार कहा है, राजा फारूक अदर ने कितनी बार कहा है, और आजाद किसको निकाला कश्मीर के अंदर खड़े होकर किसी ने नहीं कहा था कि सारों ने कहा और फिर आजाद कश्मीर के देखिए मुस्लिम लीग नून का आजाद कश्मीर के सर मुस्लिम लीग नून का बालग बच्चा मुझे दिखा दें जिसने भुट्टो साहब को गद्दार ना कहा हो एक से ज्यादा बार, मुझे एक भी बालग आदमी मुकाबला कर रहे हैं नून लीग के साथ। नहीं हमने मुकाबला नहीं, एक बंदे ने बात की है, आप कह रहे जो भी बात किसी उस पे इतना मुकद्दस न बनाए, सर इस तरह इतना मुकद्दस न बनाए, छोड़े भुट्टो साहब थे ठीक है, इतना मुकद्दस न बनाए, वो मुकद्दस लीडर है भाई पाकिस्तान भाई मिनिस्टर है, उसको इस बात पे निकाल दिया जाए जो सारा पाकिस्तान कहता रहा है, जो सारा पाकिस्तान कहता रहा। मैं कह रहा मुस्लिम लीग नून का कौन सा बालग बच्चा है ये बालग? सर आप ये कहें कि 500 अरब रुपया मैं यहाँ पे दूंगा सबको और गिलगित बल्तिस्तान में मैंने पैसे दिए, सारे पाकिस्तान में दे रहे हैं, पैसे दूंगा सारे पाकिस्तान ये और स्टेज पे दे रहे हो, सारे पाकिस्तान में दे रहे हैं, क्यों नहीं स्टेज पे खड़े हो गए आप 5 लाख रुपए दे दे, सर कमाल हद कर रहे हैं। मैं नहीं समझता इस बात को, आप कह लें कि मुझे सच्ची बात है देखा नहीं, अगर देखा होता तो मैं उस पर जरूर सब पूरी दुनिया ने देखा रहा है, इनको पता ही नहीं है वो क्या कह रहे हैं, देखा होता मैं जरूर। और फिर एक अदारा है उससे पाबंदी लगाई है कर्जे देना जो है, कर्जे नहीं है सर, कर्जे कौन से उनके पास कौन से कर्जे जो नहीं हम कर्जे देते हैं और क्या देते हैं, गवर्नमेंट देने हैं, गवर्नमेंट कह रही है कि हम फार्मर को इतने पैसे देंगे, हम हर घर में इतने पैसे देंगे, हम मकान बनाने के इतने पैसे देंगे। इलेक्शन से पहले कह रहे हैं जी, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन तो वो दरमियान वाली बात है ना, इलेक्शन आप कह रहे हैं और आप इसको जस्टिफाई समझते हो क्यों नहीं है? 6 महीने पहले कमीशन बंद कर देना, 6 महीने पहले हमने फैसला किया हुआ इसका, तो ऐलान किया हुआ सारे करें ना इलेक्शन कमीशन को बंद कर दें। बजट कब हुआ था? यकीम जून अपना क्या यकीम जून के बजट में कौन सी ऐसी चीज है जो उससे एक ओवरस्टेप किया हो? आप कह रहे हैं अमीन गुंडापुर ने सारी वही बातें की जो बजट वाली थी, वो आपने परफॉर्मेंस अपनी बतानी है, आपने अपनी पॉलिसी बतानी है, आपने वे फॉरवर्ड बताना है, आपने बताया वो। अच्छा जी डॉक्टर साहब देखिए बहुत अफसोसनाक बात है कि ये कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन को नहीं करना चाहिए था, और अफसोस की बात है कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के तो जूती पर भी नहीं आता है अली अमीन गंडापुर जो बात करता है, जिस मुल्क को आइन नया पाकिस्तान जुल्फकार अली वो गद्दार कहते हैं उनको, बनाया सब कहते हैं, मेरी बहन एक बार उनको भी कह दें, आप थोड़ा सा वाक़ा ऑफ करें कि मुस्लिम लीग नून का कौन सा बंदा जिसने उनको गद्दार नहीं कहा? आपका सारा कुछ सामने निकलता है, आपको समझ हम तो कल की पैदावार हैं, ये आप पिछले 40 साल से कह रहे हैं, पता नहीं कौन सा गवार बहन आप, मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिए मैं प्रोटेस्ट भी कर रहा हूँ, जिनको ना आप एक बार भी नहीं कहते, सारी उम्र आप कहते रहे, पता है, आप बात ही नहीं करते, इलेक्शन कमीशन की पता है, आप क्या बात, किसकी बात नहीं करती मैं, किसकी बात नहीं करती मैं? अगर आपको इतना पता है तो फिर आप रोज पैसे क्यों लूट लेते हैं भाई? आइन में तो नहीं पैसे लूट लिया करें आप। कैमराज आपने देखा, अगर आपको पता है कि आइन ये कहता है तो फिर रोज करप्शन क्यों करते हैं? किस आइन में करप्शन जाता है? रोज आपके घर से पैसे क्यों निकलते हैं? आपको ज्यादा इनका पता है? आपके लीडर ने पीटीवी पर हमला किया, गद्दार वतन तो वो है, आपको आपने मुल्क तोड़ दिया, क्या बात कर रहे हैं? आपने मुल्क तोड़ दिया। चीमा साहब बोलने दें उनको, चीमा साहब बोलने दें। अच्छा हमने मुल्क तोड़ा है, हमने मुल्क तोड़ा है, हमने मुल्क बनाया है, आपको तारीख नहीं पता, आप जो साजिशें कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता मुल्क को इतना कमजोर कर रहे हैं कि कल उसको नुकसान होगा तो आप उसके जिम्मेदार होंगे। जो कश्मीर में आप डेंजरस, मेरी बहन मेरे बुजुर्ग कैदी रहे जाके, मेरे बुजुर्ग वहां कैदी रहे, आपको मुझे नहीं पता, आपको पता है मेरे बुजुर्ग वहां कैद मेरे 4 साल। जीवा साहब एक रुकिएगा, आप एक मिनट रुकिएगा, मुझे सवाल जीवा साहब, मसला ये है कि हम मकबूजा कश्मीर में एतराज करते हैं कि वहां पे वफाकी गवर्नमेंट यानी इंडियन गवर्नमेंट जो वो इन्फ्लुएंस करती है वहां के इलेक्शनों को, और वहां पे इलेक्शन ना फेयर होते हैं ना फ्री होते हैं, और ना ही मकबूजा कश्मीर की क़यादत को सामने आने का मौका मिलता है। हमेशा हम उनकी गवर्नमेंट को कठपुतली कहते हैं, और अब जो आजाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन हुए उस पर पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सियासी जमातों का एतराज है, और प्राइम मिनिस्टर जो वहां के वो खड़े होकर जो बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने आजाद कश्मीर को भी मकबूजा कश्मीर बना दिया, सर बराबर करती है। देखें आप, अगर वहां पे लोकल सारी लीडरशिप लड़े, वहां पे ना मरियम साहबा जाए, ना बिलावल साहब ना जाए, ना हम जाएं, वो तो समझ आती है बात की। आप कह लें कि बिलावल साहब भी वहां पे जाएं, चेयरमैन है पार्टी के, मरियम साहबा भी जाएं, और अली अमीन गंडापुर जाए तो इलेक्शन कमीशन उसको कहे कि आप यहां से चले जाएं, आपने भुट्टो को गद्दार कहा। मेरा फिर सवाल है, बार बार मेरा सवाल है कि किसने नहीं कहा तरक्याती प्रोग्रामों का, तरक्याती प्रोग्राम सही है सर, सुन लेना, तरक्याती प्रोग्राम सर यकम जुलाई को, यकम जून को हमने कहा था, पहले नहीं होता ऐलान इस तरह भाई, यकम जून का हुआ है, वही आप बता रहे हैं, हम यहां बैठ के बता रहे हैं।
कि भाई हमने फार्मर को कर्जे देने हैं, हम ट्रैक्टर में 3 लाख रुपए दे रहे हैं, हम 3 लाख रुपए मकान का दे रहे हैं, हम 40 लाख घरों के पैसे दे रहे हैं, हमने हर किसान को पैसे देने हैं, हमने हर घर में 5 लाख रुपए देना है, यही बताया और क्या बताया? इसमें गलत क्या है? वैसे तकरीर मुझे लगता है चीमा साहब आपने तकरीर नहीं सुनी, अलीमीन गड्ढापुर साहब की कोई तकरीर नहीं सुनी आपने। और इसके बाद सर मैंने बिलावल की भी सुनी है ना, मेरा मसला ये है, मैंने मरियम की भी सुनी है, मेरा मसला ये है, वहां मुझे समझ आती है कि अलीमीन थोड़ा सा पीछे है उनसे, मसला ये, मैंने मरियम की भी सुनी है, मैंने बिलावल की भी सुनी है, बार-बार सुनी है। सो एक तरफा नहीं होता, ये किसी के पास मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि जो कुछ बना दिया है। मेरी बहन आपके पास आज 1210 रुपए का आटा है, पंजाब में तो 1090 रुपए का है। मिसाइल कहां पे है? घी आपके पास महंगा, आटा आपके पास महंगा, दाल आपके पास महंगी, तालीम आप नहीं, फूड डिपार्टमेंट किसका है जी? आटा कौन देता है? आटा कौन देता है? हाँ महंगाई की बात कर रहा हूँ ना मेरी बहन, मैं महंगाई की बात कर रहा हूँ। आज सिंध में आज का रेट है 1209 रुपए आटे का रेट है, पंजाब में 1090 रुपए रेट है, आपके पास 190 रुपए आटा महंगे आज की डेट में। इसका जवाब दे दे मुझे, कौन जिम्मेदार है? ज़राअत आपके पास बेड़ा करके है, तालीम आपके पास बेड़ा करके, पानी आप खुद चोरी करते हैं अपने किसान का। 1,60,000 क्यूसेक आपको पानी देते हैं, आप आपकी पॉलिसीज की वजह से इस मुल्क में महंगाई हुई है। प्लीज सीखें कुछ। मैं कहता हूँ सिंध में ज्यादा क्यों, सिंध में ज्यादा कोरोना, सिंध में ज्यादा महंगाई, सिंध में ज्यादा ऑर्डर, सिंध में सबसे ज्यादा बलूचिस्तान के अंदर है। क्यों? आटा सबसे महंगा बलूचिस्तान के अंदर है। बिल्कुल ठीक है, 7 रुपए आपकी गवर्नमेंट है, मेरी इनको सर आपकी गवर्नमेंट है, मेरा गवर्नर है वहां पे, महंगाई में डिफरेंस है। मेरा गवर्नर है वहां पे। अगर वहां पे महंगा तो महंगे से बात करें आप, बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करता हूं ना आटा महंगा है, ऐसे ना टीवी पे बैठ के ऐसे ना गैर ईमानदारी से बात ना करें ना। वहां 1090 रुपए रेट है, इनका 1219 रुपए। प्लीज लोग चुन के बिठा लीजिएगा हमारे इक्वल। क्या आपने बिठाया हुआ इधर जो किसकी, इनको इनसे पूछें कि इनसे महंगाई में और प्राइस मैडम मामले खसूसी हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के, महंगाई क्यों होती है? इनसे इनको बता दें, मेरी तरफ से पता है ना, इसलिए बात कर रहा हूं कि महंगाई मुल्क में क्यों हुई है। महंगाई मुल्क में डिवैल्यूएशन के लिए हुई है जो आपकी स्टेट बैंक ने की है। महंगाई मुल्क में तेल की कीमतें, बिजली स्टेट बैंक का रेट आज भी 7% है, थोड़ा है वो, आपको इकोनॉमिक्स नहीं आती, महंगाई इससे नहीं आपको हुई, इकोनॉमिक्स नहीं आती। स्टेट बैंक का रेट आज भी थोड़ा है। आटे की किल्लत किसने पैदा की? आटा वहां महंगा है, घी वहां महंगा है, दाल वहां महंगी है, आपकी मैंने फूड, शुगर माफिया की आप कराची के दूध का रेट बता दें, लाहौर का बता दें, कराची में दूध का रेट बता दें, लाहौर में बता दें, कराची में आटे का रेट बता दें, लाहौर का बता दें, शाम का बता दें, कहां महंगाई ज्यादा? आज ये फैसला लेके महंगाई ज्यादा कहां है? क्या बिठाया हुआ? आज ये फैसला कर लें कि करप्शन ज्यादा कहां है? ये डिबेट ही नहीं। महंगाई पे प्रोग्राम कर लें, आ जाए आप कल आ जाए, इस पे तैयारी करके आ जाए। मॉडरेट द प्रोग्राम। क्या बिठाया आपने इधर जो ना किसी की बात सुन सकता है ना बोल सकता है? अच्छा डॉक्टर साहब क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, पहली बात तो ये है कि चीमा साहब जो हैं इनका पूरा नाम जमशेद इकबाल चीमा है, ये प्राइम मिनिस्टर साहब के मामले खसूसी हैं। अब मुझे ये बताएं, प्राइम मिनिस्टर साहब को बुला के बिठा दें आपके साथ, ज़ाहिर है गवर्नमेंट के नुमाइंदे ही इन्हीं को बिठाना है और इन्हीं से आपने बात करनी है। बहरहाल इस सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया, ख्वाजा साहब थोड़ी सी ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद इंडस हॉस्पिटल के CEO हैं डॉक्टर अब्दुल बारी साहब, वो हमारे साथ होंगे। कराची के अंदर कोरोना की सूरत हाल इंतहाई खराब है, बल्कि अलार्मिंग सिचुएशन है और अगर कोरोना को वहां पर कंट्रोल ना किया गया तो माहिरीन का ख्याल ये है कि अगले महीने तक शायद ये पूरे पाकिस्तान के अंदर फैल जाए। क्योंकि आज गवर्नमेंट ने अपने फिगर्स जारी किए हैं, सिंध गवर्नमेंट ने, उस और गवर्नमेंट का ये कहना है कि जितने आज 7,000 मरीज हैं, अगर हमने एक महीने के अंदर इसको कंट्रोल ना किया तो 2 लाख मरीज भी हो सकता है। तो खुद अंदाजा लगाइए कि जब 2 लाख मरीज कराची के अंदर होंगे तो पूरे पाकिस्तान के अंदर कोरोना की क्या सूरत हाल होगी, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता हूं। दोबारा खुश आमदीद। कराची में कोरोना की सूरत इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। 26.3% पे मरीजों की तादाद है इस वक्त, जो पाकिस्तान में दुनिया में हाईएस्ट रेट है इस वक्त। और आज सिंध गवर्नमेंट ने तकरीबन अपने हाथ उठा दिए हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन चुके हैं, जिसके अंदर उन्होंने ये फरमाया था कि 7,000 मरीज हैं और अगर सूरत हाल कंट्रोल में नहीं होती तो एक माह के अंदर अंदर ये मरीज 2 लाख भी हो जाते हैं और हो सकते हैं। और अगर कराची के अंदर 2 लाख मरीज हो गए तो उसके बाद पूरे मुल्क की सूरत हाल क्या होगी, ये आप इसका अंदाजा कर सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल बारी साहब हमारे साथ इस वक्त हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाइए सर, ये कराची के अंदर कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा और अगर एक महीने के अंदर गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती तो पूरे पाकिस्तान में क्या सूरत हाल होगी?
देखिए बात ये है कि ये अनफॉर्चुनेटली हमारी अपनी गलतियां हैं। हम जो है ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर रहे, हम SOPs पे अमल नहीं कर रहे और अनफॉर्चुनेटली जो सोशल मीडिया का रोल आपको पता ही है कि क्या हो रहा है। तो इस वजह से जो है ना लोड बढ़ता जा रहा है। ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं और उसको और सख्त करना पड़ेगा। इस पर जो हॉस्पिटल की सूरत हाल है कि मेजोरिटी हॉस्पिटल में मरीज बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं। जो इंडस हॉस्पिटल, इन्फेक्शस डिजीज हॉस्पिटल, GPMC फुल है। बाकी हॉस्पिटल भी 80% के ऊपर है। आज हमारी मीटिंग के अंदर डिसाइड हुआ था कि और बेड्स कुछ बढ़ाएंगे। लेकिन एक बात जो इसमें है, इसमें से जो 90% पेशेंट वो हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं है, जो दाखिल हैं, और उसमें 10% ऐसे हैं जो कि वैक्सीनेटेड, जिनको 1 डोज लगी है या 2 डोज लगी है। लेकिन इनका जो डॉक्टर साहब इस जो सिचुएशन है इसमें किसको जिम्मेदार समझते हैं आप? सिंध गवर्नमेंट को समझते हैं, वफाकी गवर्नमेंट को समझते हैं, आम आदमी को, आम लोगों को जिम्मेदार समझते हैं इसका? देखिए हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं, आम आदमी भी और हम सब, हमारा समेत, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी शो नहीं कर रहे। देखिए बिल्कुल ही इस वक्त जो है ना हमें समझ लेना चाहिए कि अगले साल 1.5 साल हमको इस कोविड के साथ जीना सीखना होगा। हमको अपनी वैक्सीनेशन को बढ़ाना होगा। अभी सिर्फ 2 करोड़ वैक्सीन लगे हैं पूरे पाकिस्तान में 22 करोड़ में से। तो जब तक 70% जो लोग अगर वैक्सीनेट नहीं होंगे तो वो मेरी सबसे गुजारिश है, आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी। अच्छा वैसा ये फरमाए कि क्या कराची के लिए इमरजेंसी डिक्लेयर कर देनी चाहिए वफाकी गवर्नमेंट को? देखिए हेल्थ इमरजेंसी तो वैसे ही डिक्लेयर्ड है, यहाँ से गवर्नमेंट ने कर दी है। और उसके बाद अभी 2-3 दिन हमने फ्राइडे को फिर मिलना है इसके ऊपर और रिव्यू करना है कि अगले 3 दिन में अगर और चीजें ज्यादा बढ़ती हैं तो फिर हमको और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करना पड़ेगा, चीजों को बंद करना पड़ेगा। और अगर फर्ज करें जिस तरह ट्रैफिक जारी है कराची से पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो इससे कोरोना फैलने के खतरात कितने % है? देखिए ये तो डेफिनेटली जो जब तक मरीज ये बढ़ेगा और दूसरे शहरों में भी क्योंकि ट्रैवलिंग हो रही है तो ये सोचना पड़ेगा कि उसके ऊपर कैसे कंट्रोल करें। ये फैलता है पूरे पाकिस्तान में फैलता है। जैसे आपने देखा था कि जब UK वेरिएंट पंजाब में आया था तो फिर उसने रुख कराची का किया था और यहाँ पे ऐसे बढ़ना शुरू हो गए थे। तो इसलिए ये तो ग्लोबल विलेज है ना सर, तो ये शायद पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में, इसलिए वैक्सीनेशन के ऊपर जोर देना है। वैक्सीनेशन और कुछ